तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के सभी खुफिया एवं जांच एजेंसी के बारे में जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार के और कौन कौन से खुफिया और जांच एजेंसी है, उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे दोस्तों। जिसमें आते हैं सीबीआई, आईबी, ईडी, रॉ और एनआईए और एनसीबी। तो इसके बारे में विस्तार से समझेंगे दोस्तों कि कौन कौन से खुफिया एजेंसी है और इसका कार्य और अधिकार और शक्ति क्या है इसका, और किस तरह से ये भ्रष्टाचारियों और अपराधियों और हथियारों को पकड़ता है, और कौन कौन से इसमें कानून और इसके नियम है, किस आधार पे पकड़ता है, उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए और एनसीबी के बारे में। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे वीडियो पर और अंतिम तक वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि आज जो आपको जानकारी मिलेगा जो कि खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी के बारे में, जो कि गजब का जानकारी मिलेगा आपको। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देख कर जाइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब हम समझते हैं, जो कि पहले समझेंगे हम इसमें सीबीआई और ईडी के बारे में समझेंगे। जो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका फुल फॉर्म होता है ईडी का, जिसको प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं हिंदी में हम ईडी को। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो दोस्तों ईडी और सीबीआई के बारे में इसमें हम पहले समझेंगे, उसके बाद समझेंगे आईबी और रॉ के बारे में, उसके बाद समझेंगे हम एनसीबी और एनआईए के बारे में समझेंगे। तो कौन कौन से खुफिया एजेंसी है और कौन कौन से जांच एजेंसी है उसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझेंगे हम सीबीआई और ईडी के बारे में। और दोस्तों एक बात और, जैसे कि ये जो खुफिया एजेंसी है और ये जांच एजेंसी है, भारत के जो खुफिया एजेंसी में बेसिकली है आईबी है और रॉ है। खुफिया एजेंसी में कौन है? तो आईबी और रॉ है। तो आईबी और रॉ का जो काम है वो कि रॉ का काम है जो कि वो विश्व स्तर पर जो कि भारत के लिए खुफिया जानकारी को एकत्रित करता है विश्व स्तर पर, जो कि और भारत के पड़ोसी देशों के राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक जो कि मामलों का जानकारी जो कि खुफिया तरीके से भारत में मुहैया कराता है, रॉ का काम है RAW। तो रॉ का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। और आईबी जो है, आईबी जो कि देश के अंदर में जो कि आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ और अपराधियों को जो कि एक तरह से उसके बारे में खुफिया जानकारी जुटाता है। कौन? आईबी जुटाता है, यानी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। और रॉ जो है वो विश्व स्तर पर भारत को खुफिया जानकारी मुहैया कराता है, जो कि सैनिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो या किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में हो, वो सभी जो कि खुफिया जानकारी भारत को मुहैया कराता है। और चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सीबीआई के बारे में समझते हैं, उसके बाद समझेंगे हम ईडी के बारे में। चलिए तो सीबीआई के बारे में समझते हैं। तो सीबीआई दोस्तों इसका तो फुल फॉर्म बता दिए आपको, जो कि एक जांच एजेंसी है सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका जो स्थापना हुआ है दोस्तों वो 1963 ईस्वी में हुआ है। सीबीआई का स्थापना कब हुआ है, सीबीआई का गठन कब हुआ है? तो 1963 ईस्वी में हुआ है। और इस 1963 ईस्वी से पहले भी इसका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको भी दोस्तों हम खंगालेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम 1963 में जो इसका स्थापना हुआ सीबीआई का, तो उसमें जो कि इसका 1963 में तो इसका स्थापना हुआ, और इसका वर्तमान मुख्यालय अभी नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में सीबीआई का मुख्यालय है। और इसको जो कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। सीबीआई को किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? तो सीबीआई को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो मंत्रालय है दोस्तों, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये डायरेक्ट संपर्क करता है पीएमओ ऑफिस से, यानी प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसका कॉन्टेक्ट है। सीबीआई जो भी रिपोर्ट देता है, सीबीआई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। सीबीआई सार्वजनिक जिम्मेदार नहीं है कि वो किसी को अपना जो कि क्या काम इसमें कितना विलंब है, क्या कर रहा है, वो अपने स्वतंत्र तरीका से जांच करता है। सीबीआई किसी के लिए जवाबदेह नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र पर। और सीबीआई का जो कि रिपोर्ट जो देता है, वो सीबीआई जो रिपोर्ट देता है वो पीएमओ ऑफिस में देता है, यानी प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में इसका जो कि देता है। जो ये जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो कि डायरेक्ट इसका संपर्क है पीएमओ ऑफिस से, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। दोस्तों चलिए हम समझे हैं 1963 में इसका स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय सीबीआई का नई दिल्ली में है। और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई को रखा गया है, जो कि पीएमओ से डायरेक्ट संपर्क करता है। और सीबीआई जो 1963 में जो इसका स्थापना हुआ दोस्तों, सीबीआई 1963 में उसका स्थापना से पहले जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा खंगालते हैं दोस्तों हम। तो चलिए दोस्तों, सीबीआई पहले जो अंग्रेज के समय में ब्रिटिश शासन जब भारत में था, और उस समय 1941 ईस्वी में क्या चल रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व जो 1941 ईस्वी में चल रहा था, उस समय हमारे देश पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था लागू था। और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ब्रिटिश
जो ब्रिटेन भी उस समय जो कि द्वितीय विश्व में शामिल था, तो उस समय जो युद्ध विभाग था, उस समय भारत में एक युद्ध विभाग था। उस समय युद्ध विभाग में जो खरीद के सामान आते थे, हथियार, गोला बारूद जितने भी आते थे, मिसाइल आते थे, तो उसमें जो कि उसमें घोटाला और भ्रष्टाचार देखा ब्रिटिश सरकार ने, उसमें घोटाला और भ्रष्टाचार को देखा, जो कि उस समय जो खरीद के सामान आते थे युद्ध विभाग के अंतर्गत में, तो उसमें उसने भ्रष्टाचार और घोटाला देखा। तो उसने उस समय विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का करके एक संस्था का गठन किया, जो कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, जो कि 1941 ईस्वी में अंग्रेज ने गठन किया भारत में, जो कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि युद्ध विभाग के अंतर्गत गठन किया था। युद्ध विभाग के अंतर्गत विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का गठन किया, और उसी के द्वारा जो कि बाद में जाकर 1941 के बाद 1946 में दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान आया। दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान जो कि अधिनियम आया 1946 ईस्वी में, दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान। तो दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान जो कि सीबीआई का ही एक रूप है। सीबीआई जो पहले सीबीआई के नाम से, अभी तो सीबीआई के नाम से जाना गया, जो कि 1963 में इसको संथानम कमेटी के द्वारा के सिफारिश पर सीबीआई का गठन किया गया 1963 ईस्वी में। और इससे पहले जो कि दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान 1946 जो अधिनियम आया, तो उस समय उसी के नाम से जो कि सीबीआई कार्य करता था। तो उसके बाद 1963 में संथानम समिति के सिफारिश पर जो कि सीबीआई का गठन किया गया। तो किस तरह से इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है सीबीआई का, जो कि 1941 में अंग्रेजों के द्वारा इसको विशेष पुलिस प्रतिष्ठानों के नाम से जाना गया, और बाद में 1946 में एक अधिनियम पारित हुआ। इसी अधिनियम के द्वारा अभी इसी अधिनियम पर कार्य करता है, इसी अधिनियम के कानून पर कार्य करता है दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान। 1946 एक्ट के तहत जो कानून पारित हुआ, उसी के तहत अभी सीबीआई अपने द्वारा जो जाँच की प्रक्रिया होता है, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होता है, वो पूरा करता है सीबीआई। तो चलिए दोस्तों, 1963 में संथानम कमेटी के सिफारिश पर सीबीआई का तो गठन कर दिया गया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया, और कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई को रखा गया। और किस प्रकार से जांच करता है, इसके द्वारा जो जांच किया जाता है, इसका अधिकार क्षेत्र और शक्ति क्या है सीबीआई का, तो सीबीआई द्वारा जांच किस क्षेत्र में किया जाता है उसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, इसका जो सीबीआई जो जांच करता है, वो करता है गंभीर अपराध हो, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, हत्या, अपहरण और घोटाले जैसे जो कि अपराध पर इसका जांच इन्वेस्टिगेशन होता है। तो दोस्तों ये जो और साथ ही साथ हत्या जो जोड़ा गया है दोस्तों, हत्या जोड़ा गया है बाद में, पहले ये केवल भ्रष्टाचार घोटाले पर इसका जांच होता था, इन्वेस्टिगेशन होता था। सीबीआई पहले किस पर केवल करता था इन्वेस्टिगेशन, तो भ्रष्टाचार घोटाले जैसे जो कि संबंधित जो मामले होते थे उस पर इसका जांच होता था। लेकिन बाद में फिर संशोधन करके जोड़ा गया, जो कि हत्या जो होता है, मर्डर होता है, तो उस पर भी ये जांच करेगा, बाद में जाकर इसको जोड़ा गया। तो दोस्तों समझिए कि गंभीर अपराध, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, हत्या, अपहरण और घोटाले जैसे जो कि विभिन्न मामलों पर ही जांच करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता करता है। ये सीबीआई जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका जो फुल फॉर्म हुआ सीबीसी का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और दोस्तों सीबीआई तो भारत के अंदर काम करता ही है, और इसको जरूरत पड़ता है तो ये जो कि इंटरपोल से इसका जो संपर्क होता है, इंटरपोल जो कि विश्व स्तर पर जो कि एक तरह से दुनिया भर के जो इसके जो मेंबर देश होते हैं इंटरपोल के, उसके जो पुलिस देश, उसके जो पुलिस संगठनों का जो कि विश्व स्तर पर जो पुलिस का संगठन बनाया गया है, जो कि एक्स्ट्रा जानकारी जो कि अपराधियों के खिलाफ जो कि अगर भारत में उसका अगर प्रूफ नहीं मिल रहा है, उसके कुछ सहायता लेना है अगर, तो इंटरपोल से सीबीआई सहायता लेता है, पुलिस विभाग को भी सहायता लेता है, और सीबीआई का संपर्क डायरेक्ट रहता है, जो कि भारत में सीबीआई का संपर्क जो कि इंटरपोल से रहता है। तो इंटरपोल जो कि फ्रांस के लायोन शहर में है, फ्रांस के लायोन शहर में उसका मुख्यालय है इंटरपोल का, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरपोल का, जो कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म वही है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो समझिए दोस्तों कि इसका किस तरह से सीबीआई का जो सक्सेस रेट है, सीबीआई का जो सजा दर है, ये जो सजा देता है, जो एक इसका जो सजा दर है ये 65 to 70% है, जो कि सीबीआई जो विश्व के जो बहुत बड़े बड़े जो जांच एजेंसी है उसके नामों में, उसके सूची में सीबीआई का भी नाम आता है। सीबीआई जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन जो कि संगठन है, संस्था है भारत में, जो कि एक सक्सेस रेट इसका 65 to 70% है, जो कि इसका जो सजा दर है वो 65 to 70% है।
सीबीआई का। और चलिए दोस्तों आगे समझते हैं जो इसके बारे में। तो हम समझे दोस्तों इसका मुख्यालय, इसका स्थापना, इसका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस तरह से जांच करता है, और इसका संपर्क जो कि इंटरपोल से रहता है, जो कि दुनिया भर के विश्व स्तर पर जो 195 देश है। इंटरपोल में कितने देश है तो 195 देश इंटरपोल में है। और सीबीआई जो कि हर एक देशों को जो जांच एजेंसी होते हैं उसी का संपर्क रहता है जो कि इंटरपोल से। तो भारत में जो कि सीबीआई का संपर्क रहता है इंटरपोल से, जो कि भारत को अगर कोई सहायता लेना हो तो जांच एजेंसी में जो भी अपराधियों को पकड़ने के लिए, कोई भी भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए कुछ अलग प्रकार से एक्स्ट्रा सहायता लेना पड़ता है और समय समय पर सहायता देना भी पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से सीबीआई इंटरपोल के साथ संपर्क बनाकर रखता है। और यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर इसका जो सीबीआई जो होता है दोस्तों, सीबीआई जो इसका अगर दोस्तों सीबीआई को कहीं जांच करना है तो सीबीआई को जांच करने के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। और केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार के अनुमति को सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने का अनुमति नहीं देता है। सीबीआई को किसी भी राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। तो केंद्र सरकार पहले राज्य सरकार से परमिशन मांगता है कि हम सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं उस स्टेट में, आप हमें परमिशन दें। तो अगर परमिशन राज्य सरकार देता है तो सीबीआई वहां पे इन्वेस्टिगेट करता है जाकर सीबीआई। और सीबीआई जो कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में वो स्वतंत्र है, वो स्वतः संज्ञान है, वहां पे उसको कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में वो जा सकता है, अपने स्वतंत्र रूप से जांच इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और दोस्तों इसका एक और है, जैसे कि भारत के कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे देता है सीबीआई को तो उसको न केंद्र सरकार से न राज्य सरकार से परमिशन लेना है सीबीआई को। अगर भारत का कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे देता है सीबीआई को कि भाई आप जाइए किसी भी राज्य में इन्वेस्टिगेट कीजिए, जांच कीजिए, तो स्वतंत्र है। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के किसी भी अन्य न्यायालय के जो कि अगर उससे ऑर्डर आ गया है सीबीआई को, तो भारत के किसी भी राज्य में जो कि उसके राज्य के बिना परमिशन के जांच कर सकता है सीबीआई। तो सीबीआई को इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है। और सीबीआई जो कि सूचना के अधिकार से इसको छूट मिला हुआ है, सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर है सीबीआई। जो आरटीआई जो होता है उसके अधिकार से ये बाहर है, उसके अधिनियम से बाहर है। सूचना के अधिकार अधिनियम से सीबीआई को बाहर रखा गया है। और हाँ उसके परंतु जो उसका भ्रष्टाचार और मानवाधिकार जो उल्लंघन होता है, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में उसको जानकारी देना सीबीआई को जरूरत बनता है। जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के थ्रू उसको जानकारी देना है सीबीआई को कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के थ्रू कोई भी जानकारी उसको देना पड़ेगा सीबीआई को आरटीआई में। तो इस तरह से समझिए दोस्तों कि सीबीआई को कितना स्वतंत्रता प्राप्त है। और सीबीआई को स्वतंत्र और सीबीआई को साथ ही साथ कुछ और स्वतंत्रता देना चाहिए। इसको बहुत बड़ा चुनौती भी मिलता है सीबीआई को। तो सरकार से निवेदन है कि आप इसे सीबीआई को और स्वतंत्रता इसको दे, क्योंकि अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेट करे, स्वतंत्र रूप से इन्वेस्टिगेट कर सके सीबीआई। तो चलिए दोस्तों सीबीआई के बारे में समझे हैं, अब समझते हैं ईडी के बारे में समझते हैं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी का जो फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, और इसका जो हिंदी नाम है प्रवर्तन निदेशालय होता है। तो इसका जो दोस्तों स्थापना हुआ वो 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। ईडी का जो स्थापना हुआ कब हुआ, ईडी का गठन कब हुआ, तो ईडी का गठन हुआ 1956 ईस्वी में ईडी का गठन हुआ। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। ईडी का भी मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। और ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, जो कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ईडी किसके अंतर्गत आता है तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ईडी आता है। तो ईडी का जो कार्य है दोस्तों, ईडी में कानून है, ईडी में नियम बनाए गए हैं। ईडी किस नियम के अनुसार अपना जो कि जांच की प्रक्रिया कर सकता है, किस तरह से अपराधियों को पकड़ता है और किस तरह से मुकदमा चलाता है, और किस तरह से उसको अपराधियों को पकड़ने में उसका जो रूल और रेगुलेशन है वो किस जो एक्ट है, अधिनियम है, उस पर किस अधिनियम पर कार्य करता है, उसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जिसका 1999 में इस अधिनियम को पारित किया गया। फेमा अधिनियम को जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। फेमा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में इसे पारित किया गया। इसके तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, इसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले आगे जानते हैं हम धन शोधन निवारण अधिनियम। तो धन शोधन निवारण अधिनियम जिसको हम PMLA बोलते हैं, इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA को बोलते हैं, जो कि 2000 ईस्वी में यह अधिनियम पारित हुआ, धन शोधन निवारण अधिनियम, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस तरह से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम जो ही इसका जो मुख्य रूप से दो अधिनियम है, इसी अधिनियम के थ्रू, इसी कानून के थ्रू, इसी नियम के थ्रू जो कि ईडी कार्य करता है। ईडी किसी भी अथी पर छापा मारता है, किसी के जांच करता है, इन्वेस्टिगेट करता है।
और किस तरह से ईडी, और साथ ही साथ एक और इसका जो कि नियम बनाया गया है 2018 में आकर बना है वो नियम, 2018 में नियम बना था जो कि भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की कोई भी अगर भारत का नागरिक जो कि भारत से कर्ज लेकर, भारत का पैसा लेकर किसी दूसरे देश में भाग जाता है और भारत के जो न्याय क्षेत्र है, भारत के न्याय का अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र से दूर रहने का प्रयास करता है और भारत के कानून व्यवस्था से बचने का कोशिश करता है और उसके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, तब उसके बाद वो भारत का पैसा लेकर दूसरे देश में शिफ्ट हो गया, भाग गया है, तो उसी को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय में जो कि पेश नहीं हो रहा है, न्यायालय उसके थ्रू वारंट जारी कर दिया है। तो ये जो अधिनियम है भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, तो इसी में जो कि जो विदेश में जो कि भाग जाते हैं, भारत के पैसा लेकर, देश के पैसा लेकर जो भ्रष्टाचार जो अपराधी भागते हैं, उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया है। तो उस अधिनियम में जो भी गिरफ्तारी का वारंट जारी रहता है और उसमें कोर्ट में पेश नहीं होता है और भारत के कानूनी क्षेत्र से बाहर चला जाता है, तो भारत उस पर कार्रवाई नहीं कर पाता है, तो भारत ईडी द्वारा ही उस पर कार्रवाई किया जाता है। तो ईडी जो कि कार्रवाई करता है, तो इसीलिए 2018 में एक्ट लाया गया जो कि भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम लाया गया, जो कि उसको भी पकड़ा जा सके जो विदेश में भारत का पैसा लेकर भाग गया है। तो चलिए हम आगे समझते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम क्या है। इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत ईडी किस तरह से जो कि अपराधियों पर छापा मारता है, अपराधियों पर जांच करता है, दोस्तों उसके बारे में समझते हैं कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है क्या। इसके थ्रू किस तरह से, इस अधिनियम के थ्रू ईडी छापा मार सकता है किसी अपराधी पर, किसी जो विदेशी मुद्रा का जो कि उल्लंघन करता है, विदेशी मुद्रा के कानून का उल्लंघन करता है उस पर। तो विदेशी मुद्रा, जैसे कि इसका जो ईडी का इस अधिनियम में कहा गया है कि इस अधिनियम के थ्रू एक तरह से, इस अधिनियम के थ्रू विदेशी मुद्रा को एक तरह से विदेशी मुद्रा बाजार में एक व्यवस्थित विकास और रख रखाव के लिए एक नागरिक कानून है। जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है क्या है, एक नागरिक कानून है जो कि विदेशी मुद्रा बाजार में जो कि व्यवस्थित विकास करना, विदेशी मुद्रा बाजार में, भारत में जो कि विदेशी मुद्रा बाजार का व्यवस्थित विकास करना और रख रखाव में जो कि एक तरह से रख रखाव के लिए यह क्या है, तो नागरिक कानून है। क्या है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, क्या है, नागरिक कानून है जो कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का एक तरह से विकास करना, व्यवस्थित विकास करना, ठीक है, और साथ ही साथ जो कि एक तरह से उसका रख रखाव के लिए बनाया गया एक कानून है जो कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने के लिए। तो विदेशी मुद्रा का अगर कोई उल्लंघन करता है, कोई व्यक्ति उधर उल्लंघन करता है, विदेशी मुद्रा कानून और नियम का उल्लंघन करता है, विदेशी मुद्रा का जो कि गलत उपयोग करता है, तो उस समय जो कि ईडी उस पर जांच कर सकता है, उसके निर्णयों पर जांच, ईडी का निर्णय होता है, उस पर जांच करेगा, उस व्यक्ति पर, उस अपराधी पर जांच करेगा अगर वो विदेशी मुद्रा का कुछ गलत उपयोग कर रहा है, जो कि आतंकवाद को एक तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसमें जो कि आतंकवाद और बहुत सारे नक्सली और भ्रष्टाचारियों का जो कि साथ दे रहा है, तो उस समय जो कि ईडी उस पर जो कि विदेशी मुद्रा का गबन कर रहा है, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन कर रहा है, उस नियमों को, इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन कर रहा है, तो ईडी उस पर जांचेगा उसको और उस पर मुकदमा चलाएगा और उसको एक तरह से जुर्माना पेश करना पड़ेगा अगर वो अपराधी पकड़ा गया तो इस तरह से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का कार्य है। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो 1999 में इस पारित किया गया था, जो कि ईडी इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत जो कि किसी व्यक्ति पर जो कि विदेशी मुद्रा का उल्लंघन करता है, विदेशी मुद्रा का नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कार्रवाई करने में सक्षम है ईडी। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे अगला है धन शोधन निवारण अधिनियम यानी 2000 ईस्वी, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो धन शोधन निवारण अधिनियम क्या कहता है, इस अधिनियम में क्या कहा गया है और इस अधिनियम के तहत ईडी जो कि किस तरह से छापा कर सकता है, जांच कर सकता है किसी भी अपराधी पर, तो उसके बारे में जानते हैं। तो ई धन शोधन निवारण अधिनियम है कि धन शोधन यानी कि जो कि धन शोधन की जो धन शोधन करके कोई भी अगर अपराधी संपत्ति को अर्जित करता है, धन शोधन के माध्यम से जो संपत्ति बनाता है, तो संपत्ति को जब्त करना इस जो कि ईडी का कर्तव्य बनता है। जो कि ईडी का इस नियम में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर धन शोधन करता है, काला धन के उपयोग से कोई संपत्ति खड़ा करता है, तो उस संपत्ति पर जो कि ईडी जांच करेगा, उसको जब्त करेगा, ईडी के द्वारा जब्त किया जाएगा जो कि उस संपत्ति को। धन शोधन निवारण अधिनियम में कहा गया 2000 ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया गया था। तो संपत्ति पर जो कि जो अवैध तरीके से जो कि काला धन के उपयोग करके जो संपत्ति को अर्जित किया गया है, संपत्ति को बनाया गया है, उस संपत्ति पर ईडी जो कि जांच करेगा और उसको जब्त करेगा। और ईडी
ईडी जो जांच करता है, जैसे कि अपराध के द्वारा प्राप्त आय से जो संपत्ति बनाया जाता है, अपराध के द्वारा जो आप आय प्राप्त किए हैं उस आय के माध्यम से जो संपत्ति को आप खड़ा किए हैं, अर्जित किए हैं, तो उस संपत्ति पर ईडी जो कि जांच करेगा, उस संपत्ति को जब्त करेगा। तो इस तरह से कार्रवाई करता है, मुकदमा चलाता है और उस अपराधी को पकड़ता है और उसको हिरासत में लेता है, गिरफ्तार करता है ईडी। तो इस तरह समझिए कितना जो कि सीबीआई और ईडी किस तरह से काम करता है देश में, जो कि भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के लिए और अपराधियों के लिए, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो विदेशी मुद्रा का कानून का उल्लंघन करते हैं और जो कि भारतीय धन का शोषण करती हैं। तो इसके लिए सभी कानून बनाए गए हैं और ये सभी संस्था बनाए गए हैं कि जांच करने के लिए। और इसका जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जान गए आप, धन शोधन निवारण अधिनियम जान गए, ये मुख्य रूप से इसी बेस पर, जो कि इसी अधिनियम पर कार्य करता है ईडी। और इसका स्थापना 1956 में हुआ, नई दिल्ली इसका मुख्यालय, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये आता है। और इसका जो आर्थिक अधिकार एवं शक्तियाँ के बारे में तो जान लीजिए, तो अधिकार एवं शक्तियाँ ही था इसका। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय, जो कि ईडी का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से इसका जो संपर्क है, अगर जरूरत पड़ने पर यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोग ले सकता है और जरूरत पड़ने पर ईडी को सहयोग देना भी पड़ता है उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जो भी है। तो यहाँ पे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF। आप जाने होंगे FATF के बारे में आप जानते होंगे, जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल होता है, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है इसका इंग्लिश नाम। और इसका साथ ही साथ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह के द्वारा इसका जो कि संपर्क रहता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा ईडी का। अगर कोई देश के अंदर, अगर देश के अंदर में अगर उस जानकारी का अभाव है, तो उस विदेशी इस संस्थाओं से उस जानकारी का जो कि आपूर्ति करता है, जानकारी को के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है ईडी, और उसके बाद कार्रवाई करता है उस व्यक्ति पर। और कोई व्यक्ति भारत छोड़कर दूसरे देशों में भाग गया है, तो उसमें उसको अंतर्राष्ट्रीय जो कि एक तरह से जानकारी प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय सलाह लेना, अंतर्राष्ट्रीय सहायता लेना उसको एक जरूरत बन जाता है। और साथ ही साथ जो कि अंतर्राष्ट्रीय समय पर सहायता उसको देना पड़ता है किसी भी संस्था को, ईडी को भी। तो मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समिति। और अगला है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह के साथ, यानी यूरोपियन एशियन ग्रुप, यूरोप और एशिया का ग्रुप है जो कि यूरेशियन बोला जाता है। तो यूरोपियन एशियन ग्रुप है जो कि यूरेशियन समूह बोला जाता है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर, जो कि आतंकवाद को वित्त पोषण, यानी कि जो भी व्यक्ति भारत का धन शोषण करके, भारत के काला धन का उपयोग करके जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, नक्सलबाजी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जो कि जो भारतीय जो मुद्रा है उसका जो कि एक तरह से अवैध मनी का शोषण कर रहा है, भारतीय मुद्रा का गलत उपयोग कर रहा है, तो इस तरह से उस पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ले सकता है ईडी। तो इसलिए इस संस्था से इसका कनेक्शन है, इससे संपर्क है ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा, ये जो फेमा हो गया, PMLA हो गया, जो कि इसके बारे में समझिए। और इसका जो और एक और इसका अधिनियम था, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। और साथ ही साथ इसका एक और जो कि 1973 में इस एक्ट को पारित किया गया, फेरा, FERA, फेरा, जो कि सेम नाम है, इसी फेरा का ही एक तरह से ही संशोधन है। फेरा को संशोधित करके विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया गया। इससे पहले था विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम था, तो उसका भी कुछ कानून काम करता है ईडी के क्षेत्रों में। और ईडी के अंतर्गत एक और जो कि अधिनियम है, जो कि है उसका जो कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और अपराध जो कि गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जो कि 1974, तो उसके तहत भी ईडी कार्य करता है, जो कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और अपराध गतिविधि रोकथाम जो कि अधिनियम है 1974 में उसे पारित किया गया था। और 1973 में फेरा, जो कि भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, तो उसी सभी जो कि अधिनियम का ये जो कि संशोधन जो कि करके आगे बढ़ाया गया है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को और धन शोधन निवारण अधिनियम को। तो ये जो कि मुख्य रूप से ईडी के क्षेत्र में काम करता है, इसी नियम और कानून पर ईडी अपना जो कि जांच प्रक्रिया को करता है। तो दोस्तों किस तरह से आप समझे होंगे सीबीआई और ईडी के बारे में, तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप इस सीबीआई और ईडी के बारे में समझे हैं। दोस्तों चलिए अब आगे समझते हैं हम आईबी और रॉ के बारे में समझते हैं, जो कि खुफिया एजेंसी है भारत की, आईबी और रॉ। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं हम आईबी और रॉ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आईबी क्या है, उसके बारे में समझते हैं, जो कि भारत की जो दो खुफिया एजेंसी है आईबी और रॉ, उसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझना है, आईबी के बारे में समझते हैं। तो आईबी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। और इसका जो गठन किया गया था वो 1887 ईस्वी में किया गया था। 1887 ईस्वी में इसका आईबी का गठन किया गया था और इसे पुनर्निर्मित करके 1947 ईस्वी में इसे पुनर्निर्मित करके, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसे गृह मंत्रालय के अधीन में इसे सौंपा गया। गृह मंत्रालय के अधीन में ये कार्य करता है आईबी, जो कि इसका 1887 में
इसका स्थापना हुआ था और आईबी को दुनिया का सबसे पुराना खुफिया एजेंसी माना जाता है। आईबी दुनिया का सबसे पुराना खुफिया एजेंसी है और इसका जो कि 1887 में इसका गठन हुआ और 1947 में पुनर्निर्मित करके इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत सौंप दिया गया और इसका जो मुख्यालय है, जो आईबी का जो मुख्यालय है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है आईबी का। तो दोस्तों चलिए हम आगे समझते हैं कि आईबी का कार्य क्या है या किस तरह से कार्य करता है भारत की सुरक्षा में, तो उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है कि भारत के अंदर से सुरक्षा संबंधी गुप्त जानकारी को प्राप्त करना। भारत के अंदर से, तो भारत के आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान ज्यादा रहता है। इसका आईबी का जो कार्य है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर जो कि एक तरह से गुप्त जानकारी इकट्ठा करता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के, भारत के अंदर से सुरक्षा संबंधी गुप्त जानकारी प्राप्त करके इसको भारतीय सेना को सौंपना होता है। भारतीय सेना को यह मुहैया कराता है, जो कि भारत के अंदर की जो खुफिया जानकारी होती है सुरक्षा संबंधी, उसको सेना को मुहैया कराता है, जो कि खुफिया जानकारी। तो इसके साथ साथ जैसे कि ये जो है दोस्तों, इसका जो और मुख्य कार्य है इसका कि जो कि घुसपैठ, आतंकी घुसपैठ जो होता है देश में, उस पर नजर रखना और आतंकी हमले का पता लगाना कि आतंकी हमला कहीं कहीं जो कि आतंकी हमला होने वाला है, बम विस्फोट होने वाला है, तो उस सभी खुफिया जानकारी को इकट्ठा करता है जो कि आईबी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत के आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है देश में। और इस तरह से आतंकवादियों के हमलों पर नजर रखता है, बम विस्फोट कहीं होने वाला है उस पर नजर रखता है और नक्सलवाद को सफाया करने का काम करता है। नक्सलवाद के विरुद्ध जो कि एक तरह से खुफिया जानकारी रखता है और भारतीय सेना को मुहैया कराता है। भारतीय सेना को वो सभी गुप्त जानकारी जो कि देता है। आईबी का ये सभी कार्य है। तो दोस्तों आईबी के बारे में आप समझे होंगे। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं रॉ के बारे में समझते हैं। तो रॉ क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो रॉ का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है रॉ का। इसका जो गठन हुआ है दोस्तों वो 1968 ईस्वी में इसका गठन हुआ। रॉ का गठन कब हुआ है? 1968 ईस्वी में रॉ का गठन हुआ है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। रॉ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है और इसका गठन हुआ है 1968 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। और रॉ का जो बेसिकली मुख्य कार्य है उसके बारे में समझते हैं कि रॉ का कार्य क्या है। और रॉ का भी कुछ एक हिस्ट्री है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस पर भी नजर देते हैं हम रॉ के बारे में। तो रॉ जो कि 1968 में इसका स्थापना हुआ। रॉ से पहले जो कि आईबी ही, जो कि रॉ का कार्य है कि एक तरह से रॉ है जो कि भारत का अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। रॉ क्या है? तो भारत का अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है रॉ, जो कि भारत से बाहर के जो कि सुरक्षा संबंधी, राजनीतिक और आर्थिक जो कि और भारत के दुश्मन देशों में क्या गतिविधि चल रहा है भारत के खिलाफ, वो सभी गतिविधि पर यह नजर रखता है रॉ, जो कि भारत की अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है रॉ। तो रॉ जो भारत की अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, तो इससे पहले 1968 से पहले आईबी को ही जो कि भारत के आंतरिक सुरक्षा और भारत की बाहरी सुरक्षा का नजर रखना पड़ता था। आईबी को ही, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और जो कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी आईबी का ही नजर रहता था उस समय, जो कि 1968 से पहले। तो 1968 से पहले तो एक युद्ध हुआ था, आप जानते होइएगा कि भारत और चीन का युद्ध जो हुआ था 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में जो कि आईबी जो कि फ्लॉप साबित हुआ। आईबी जो कि भारतीय सेना को जो कि खुफिया जानकारी, गुप्त जानकारी अच्छे तरह से नहीं दे पाया, तो उस समय आईबी जो कि अच्छा तरह से अपना जो कि रोल अदा नहीं कर पाया, जो कि 1962 और 1965 के युद्ध में। तो उसके चलते जो कि भारत को एक ऐसे गुप्त एजेंसी का, जो कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का जरूरत महसूस हुआ, जो कि स्वतंत्र रूप से, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से जो कि सुरक्षा संबंधी जो कि जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम हो और भारतीय सेना को जो कि गुप्त जानकारी दे सके और भारतीय सेना को मजबूती प्रदान हो। तो इसलिए रॉ का 1968 ईस्वी में गठन किया गया, जो कि आईबी जो कि फ्लॉप हुआ था 1962 और 1965 के युद्ध में। उसके बाद जो कि 1968 में रॉ बनाया गया और रॉ का गठन किया गया। और रॉ जो कि बहुत ही खतरनाक खुफिया एजेंसी है और इसका जो कि ऑपरेशन रेट है, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन रेट रॉ का रहा है, जो कि ऑपरेशन कैक्टस हो गया, ऑपरेशन मेघदूत हो गया, ऑपरेशन चाणक्य हो गया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि भारत परमाणु बम का प्रशिक्षण कर रहा था उस समय का ऑपरेशन जो कि स्माइलिंग बुद्धा है। तो वैसे वैसे जो कि खतरनाक जो कि ऑपरेशन जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, जो कि 2019 में पाकिस्तान पर जो कि अभिनंदन गया था, जो कि सेकेंड टाइम में जो कि MiG-21 लेकर, तो उस समय जो 12 मिराज 2000 जो कि हमला किए थे बालाकोट में, तो वह सभी जो कि एक तरह से जो ऑपरेशन का जो गतिविधि बनाया गया था, जो रणनीति बनाया गया था, जो स्ट्रेटेजी बनाया गया था, वो रॉ के माध्यम से, रॉ के द्वारा ही ये सभी जो कि ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो रॉ जो
कि कितना, देखिए समझिए कि कितना खतरनाक एजेंसी है, कितना कारगर है देश के लिए, सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए भारत को कितना सुरक्षा प्रदान करता है रॉ। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं कि रॉ का मुख्य कार्य है जो कि सेना के खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, सेना के खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, यानी कि सेना को जो कि एक तरह से खुफिया जानकारी देना, विभिन्न दूसरे देशों के जो कि एक तरह से सेना होती है, दूसरे देशों के जो डिफेंस क्षेत्र है उसमें क्या गतिविधि हो रहा है वो भारतीय सेना को जो कि खुफिया जानकारी, गुप्त जानकारी इकट्ठा करके देना भारतीय सेना को। और आतंकवाद को रोकना, रॉ का काम है कि आतंकवाद को भी नजर रखता है, ये टेररिस्ट को भी ये नजर रखता है, जो कि आतंकवाद को नजर रखता है। रॉ का काम आतंकवाद को नजर रखना भी है, आतंकवाद को रोकना है और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना है, जो कि गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देता है। जैसे कि आपको बताया ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन बालाकोट, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये सभी जो कि बड़े बड़े जो कि ऑपरेशंस थे उसमें इसका जो कि 100% इसका एक तरह से सफल योगदान रहा इसका रॉ का, और सक्सेस ऑपरेशन सक्सेस भी हुआ इसका, जो कि रॉ का जो ऑपरेशन था। और रॉ जो है दोस्तों उसको पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत रखा गया है। रॉ को पीएमओ ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत ये जिम्मेदार है अपने जो कि गतिविधियों को, अपने ऑपरेशंस को, अपने जो कि संपर्क बनाए रखता है। इसका जो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है पीएमओ ऑफिस को रिपोर्ट करता है रॉ। तो रॉ का कार्य क्या है कि पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत आता है और इसके बारे में समझिए। और भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देता है। रॉ जो है वो भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देता है। रॉ को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है और जो कि दूसरे देशों के जो कि एक तरह से सरकारी कंपनी हो, जो कि वहाँ के लोगों और सरकार से कुछ अलग प्रकार के रणनीति को सीखता है और भारत के जो कि सलाहकार होते हैं, भारतीय जो कि नीति सलाहकार होते हैं, नीति निर्माता होती है, उन सभी को वो जो जानकारी होता है, गुप्त जानकारी को मुहैया कराता है भारतीय नीति के लिए, भारत के विदेश नीति के लिए, और भारत में क्या रणनीति लाना है, भारत किस तरह से डेवलप कर सके उसके लिए ये जो कि अपना जो कार्य करता है रॉ। और रॉ जो है पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस तरह से समझेंगे कि रॉ कितना जो कि सक्सेसफुल एक तरह से इसका गठन करने का एक महत्व अदा किया है, बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और उसके बाद आईबी रॉ, चलिए दोस्तों आईबी रॉ के बारे में समझ चुके हैं। दोस्तों हम समझते हैं एनआईए और एनसीबी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उसके बाद है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं एनआईए और एनसीबी के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे ये अब समझते हैं हम एनआईए और एनसीबी के बारे में। तो एनआईए जो ये एजेंसी है, जो कि अभिकरण है, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। ये जो अभिकरण है ये भी एक तरह से जांच एजेंसी है एनआईए। और एनआईए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो गठन हुआ है दोस्तों वो 2008 ईस्वी में हुआ है। 2008 ईस्वी में इसका गठन हुआ है एनआईए का, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का स्थापना कब हुआ है तो 2008 में हुआ है। 2008 में जो कि एक आतंकी हमला हुआ था, जो कि 26/11/2008 में, 26 तारीख 11वां महीना 2008 में, जो कि कसाब जो कि अजमल कसाब जो कि ताज होटल पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर जो कि हमला किया था, बहुत जगहों पर जो कि हमला किया था, जो कि ये मुख्य रूप से दो हाईलाइटेड जगह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और ताज होटल, जो कि अजमल कसाब जो कि आया था भारत में 2008 में, और उस समय जो कि भारत में जो कि बहुत ज़्यादा जो कि तबाही बचाया था, जो कि आतंकवाद था अजमल कसाब पाकिस्तान का। तो इसी के लिए उस समय जो कि हमारे देश को एक ऐसे एजेंसी का कमी महसूस हुआ जो कि लड़ सके, आतंकवादी से मुकाबला कर सके। तो उसी आतंकवादी से मुकाबला करने के लिए जो कि एनआईए का गठन किया गया, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया, जो कि 2008 में इसका गठन किया गया। तो संसद के द्वारा एनआईए का गठन किया गया है, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका पूरा नाम है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। एनआईए किसके अंतर्गत आता है तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एनआईए आता है। इसका काम है कि आतंकवाद से संबंधित मामलों का हैंडल करना, यानी कि आतंकवाद से संबंधित जितने भी मामले होंगे जो कि एनआईए जो कि हैंडल करेगा। और आतंकवाद आईबी भी, जो कि आईबी जो पढ़े थे इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी आतंकवाद से संबंधित मामलों पर जो कि नज़र रखता था। तो आईबी का कार्य था कि एक तरह से वो आतंकवादी हमला से पहले जो घुसपैठ होता है, घुसपैठ पर नज़र रखना है और खुफिया जानकारी भारत के लिए जुटाना है, जो कि हर एक क्षेत्र में। और एनआईए जो स्पेशली है वो एक काम करता है आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए। और आतंकवाद अगर देश में ढुक गया है, आतंकवाद अगर देश में आ
गया है तो उससे किस तरह से मुकाबला करना है, किस स्ट्रेटजी से, किस रणनीति बनाकर, कैसा रणनीति बनाकर उससे लड़ना है आतंकवाद से, और किस तरह से उसको मार गिराना है। जो कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहले उसको जांच करता है कि कहाँ पे है आतंकवादी, और ये भी IB के साथ मिलकर भी ये कभी कभी काम करता है। NIA जो कि IB जो कि एक तरह से खुफिया विभाग के अंतर्गत आता है, और उसके साथ साथ जो कि आतंकवाद की घुसपैठ पर भी नजर रखता है। आतंकवाद के हर एक गतिविधि पर NIA का नजर रहता है, और उससे किस तरह से फाइट करना है, किस तरह से मुकाबला करना है, वो NIA का कार्य है। और IB जो था कि आतंकवाद के घुसपैठ पर नजर रखता है, और आतंकवाद अगर घुस गया है भारत में, उसके बाद तबाही मचा तो उससे किस तरह से निपटना है वो NIA का काम है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। तो इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखता है NIA। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, जो कि NCB के बारे में समझते हैं, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका गठन जो हुआ है 1986 में हुआ है, 1986 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के तहत इसका गठन हुआ है। NCB का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस तरह से हुआ है, तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के तहत इसको 1986 में इसका गठन किया गया। यह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है NCB। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत NCB आता है। तो इसका जो काम है, जो कि मादक पदार्थों का जो कि एक तरह से अवैध व्यापार करके संपत्ति बनाता है, अवैध व्यापार का उपयोग करके संपत्ति प्राप्त करता है, या उस संपत्ति का उपयोग करता है, उससे संबंधित जितने व्यक्ति होंगे जो उपयोग कर रहे होंगे उस अवैध तरीके से जो मादक पदार्थ, जो कि ड्रग्स, हीरोइन और अलग प्रकार की जो नशीली दवाई होती है, उसका जो कि अवैध व्यापार करना, जो कि इसका अवैध व्यापार को रोकथाम के लिए, और जो करता है जो व्यक्ति, उसको एक तरह से सजा देता है, उसको एक तरह से मुकदमा चलाता है, उसको जांच करता है NCB, और उसको हिरासत में लेता है, उसको गिरफ्तार करता है उस व्यक्ति को जो कि अवैध व्यापार के रूप से जो संपत्ति का उपयोग कर रहा है, और साथ ही साथ जो अवैध व्यापार के तरीका से जो संपत्ति प्राप्त किया है तो उस पर कार्रवाई करता है NCB। तो NCB जो कि मादक पदार्थों के अवैध तस्करी के रूप में कार्य करता है, अवैध तस्करी को रोकता है, ये उसका रोकथाम करता है, इसीलिए NCB को बनाया गया है। तो दोस्तों समझे होंगे NIA और NCB के बारे में अब दोस्तों डिटेल से, जो जिसमें हमने समझा है आज भारत के खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी के बारे में कि किस तरह के खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी है, और भारत के लिए किस तरह से रोल अदा करता है सभी जांच एजेंसी, जो कि CBI, ED और RAW, IB, NIA और NCB के बारे में हमने जाना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो को देखकर आप इस सभी जो जांच एजेंसी और खुफिया एजेंसी था इसके बारे में आप जाने होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझे होंगे। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर ले, क्योंकि मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौजूद हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।